ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स तुम्हें और मुझे बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज फ्यूचर में जाके कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आईएससी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। शुरुआत करते हैं बेसिक चीज से। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करना कहां से चालू हुआ? काफी लोग कहते हैं कि जब से मॉनेटरी सिस्टम आया उसके बाद से वी नीडेड प्रॉपर इकोनॉमिक्स, तो 1940 के आसपास जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्म हुआ। कंप्लीटली एग्रीड, बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा, उससे पहले जो वो बार्टर सिस्टम था ना, वो एक कोर एसेंस बना उस मॉनेटरी सिस्टम का भी जो तुम आज देखते हो। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देयर इज नो सेंस ऑफ जनरेटिंग इनकम, एंड फिर खर्चा किस चीज पे करोगे जब कोई चीज खरीदने के लिए नहीं है। अब तुम बोलोगे यार भैया सर्विसेज भी तो कोई चीज होती है। मैं बिल्कुल बोलूंगा सर्विसेज चीजें होती हैं जिसपे पैसा खर्चा किया जा सकता है, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, विदाउट फिजिकल आउटपुट क्या सर्विसेज इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकती है? आज के मॉडर्न मार्केट में बिल्कुल भी नहीं। यू नीड दोज प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स जिनके साथ सर्विसेज को एग्जिस्ट करती हैं। लाइक एसी को काहे को रिपेयर कराओगे तुम? व्हाई यू विल नीड एसी रिपेयर सर्विसेज इफ यू डोंट हैव एन एसी? अगर तुम्हारे पास कार ही नहीं है तो कार सर्विसिंग या कार रिपेयरिंग सर्विसेज का तुम क्या करोगे? जो ट्रिप एंड टूर सर्विसेज तुम्हें मिलती हैं उसके लिए भी फिजिकल एसेट्स का होना जरूरी है। होटल सर्विसेज हो जाती हैं लेकिन उसके लिए भी होटल का फिजिकली एग्जिस्ट करना जरूरी है। दैट मींस फिजिकल आउटपुट इज मैंडेटरी इवन अगर सर्विसेज को एग्जिस्ट करना है तो, तभी आउटपुट को बोला जाता है आज के मॉडर्न टाइम में आउटपुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर है तुम्हारे मेरे बीच में? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने आउटपुट को कोर बनाया और उसके आसपास इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्यों लिख दिया। सिंपल सा रीजन है। एक बात बताओ, तुम कमाते क्यों? खर्चा करने के लिए। इवन इफ यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, तुमने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना पैसा जाता कहां है। मेरे पास पैसा है, मैंने बैंक में डाला, बैंक कभी भी अपने पास पैसा नहीं रखेगा, बैंक उठा के आगे म्यूचुअल फंड्स में लगा देगा, आगे फर्दर इन्वेस्ट कर देगा जहां उसे हाई सिक्योरिटी है, लो रिस्क है। अब वो पैसा कहां इन्वेस्ट हुआ? अगेन किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हुआ जहां पे वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज किया जा रहा है। उस कंपनी ने उस पैसे से क्या किया होगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन खरीदा होगा ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदाउट इवन नोइंग, हमें पता भी नहीं था, हमारा पैसा मार्केट में कहीं फर्दर जाके इन्वेस्ट हो गया। एक खर्चा यहां से आ गया, एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, जहां पे एसेट्स बिल्डअप होते हैं, जहां से कंपनी ग्रो होती है और बैंक के पास जब पैसा रिटर्न में आता है तो तुम्हें उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि तुमने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखा था ये सोचते हुए कि तुम्हारा पैसा तो बैंक में ही है। बट बैंक चालाक था, वो कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा था जिससे कंपनी एसेट्स खरीद रही थी और कंपनी पैसा कमा रही थी। सो दिस इज वन वे वेयर यू इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट एंड दैट इज योर एक्सपेंडिचर। खर्चा है, वो भी खर्चा है, तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, अलग से कहीं रखा हुआ है। दूसरा खर्चा होता है योर डेली एक्सपेंडिचर। तुमने कार खरीद ली, तुमने बाइक खरीद ली, तुमने किराना ग्रोसरीज खरीद ली, तुमने देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें तुम रोजमर्रा पे खर्चा करते हो। जोमेटो पे कुछ मंगवा लिया, खाना वाना ऑर्डर कर दिया। सो दिस इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ टेल मी, कैन यू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इफ यू डोंट इवन हैव इनकम? और तुम्हारे घर में अगर किसी की इनकम नहीं है तो नॉट पॉसिबल। दैट इज द थिंग कि इनकम एग्जिस्ट करती है। यानी हमारे यहां से कोई एक इंसान ऐसा जरूर होगा जो मार्केट में जाता है, किसी कंपनी में काम करता है, पैसा कमा के घर लेके आता है, एंड विद दैट इनकम हमारा खर्चा शुरू हो जाता है मार्केट में करना। दैट मींस हमारा पैसा मार्केट में वापस जा रहा है। वॉट एवर वी आर ब्रिंगिंग इनटू द हाउस होल्ड, जो भी घर में लेके आ रहे हैं, वो पैसा वापस मार्केट में बाहर जा रहा है। एंड सेम गोज विद एक्सपेंडिचर। अब मैं ये एक्सपेंडिचर किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं? एक बात बताओ, कोई भी कंपनी इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या खर्चा नहीं करेगी? खर्चा तो लगेगा, आउटपुट फ्री में तो हो नहीं जाता है। तो ये एक्सपेंडिचर किया जाता है बाय द कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स। जब कंपनी ये खर्चा करके आउटपुट जनरेट करती है तो ये आउटपुट मार्केट में सेल करती है किसको? जिसके पास इनकम है। वो इनकम वाले लोग खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, और वो एक्सपेंसेस जाके कंपनी की क्या बनते हैं? इनकम बनते हैं। दैट मींस क्रिस क्रॉस चल रहा है, पैसा यहां से वहां ही घूम रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई अलग इनकम हो रही है, अलग खर्चे हो रहे हैं, नहीं, पूरी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है। सारी कंपनीज, जितनी भी वर्ल्ड में कंपनीज बैठी हुई हैं, दे विल हायर यू। तुम उनके यहां जाके जॉब करोगे, चाहे वो सर्विस कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली। What you will do is you will get a job over there। तुम काम करोगे वहां पे, वहां से इनकम जनरेट करोगे, इनकम जनरेट करके घर लेके आए। जब घर पे वो इनकम आ गई, तुमने ऐसी ही कंपनीज जो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं मार्केट में जाके इन्हीं के प्रोडक्ट खरीदे, तुमने खर्चा किया और ये वापस पैसा उन्हीं कंपनीज के पास पहुंच गया जिस मार्केट में जाके तुम काम कर रहे थे। एंड दैट इज हाउ द ग्लोबल इकोनॉमी वर्क्स। यानी
अगर ये आउटपुट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये एक्सचेंजेस ही पॉसिबल नहीं है। एंड वेलकम टू द न्यू चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईएससी, जहां पे मैं तुम्हें इतना ही डिटेल में पढ़ाऊंगा विच इज एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। मतलब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया इसलिए थोड़ा सा फंबल कर गया। तो बेसिकली आइडिया क्या है, मैंने तुम्हें इतना डिटेल में क्यों बताया, बिकॉज हमने ये एक शुरुआत कर ली है, एक स्टार्ट कर लिया है जहां से हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं अबाउट स्टडिंग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कूल बनना नहीं है यार, देखो सीधी सी बात है, मुझे भी मालूम है कि तुम्हें मालूम है, कोई भी बुक उठा लो, मेरे सामने फ्रैंक रखी हुई है आईएससी की, आई नो कि तुम्हें मालूम है कि द फर्स्ट टर्म दैट आई विल यूज इज के it comes from the microeconomics comes from a Greek word which is mikros, mikros से निकल के आता है, not cool, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझने की। तुम्हें पता होना चाहिए मार्केट के अंदर दो फैक्टर प्ले करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट, मेरे को वो जो काजू वाले बिस्किट होते हैं वो बहुत पसंद है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट, पहली चीज तो वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई नीड। उसके अलावा अगर मुझे कोई चीज देखनी है अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मुझे आज भी याद है कि वो जो हाइड एंड सीक बिस्किट्स होते थे वो मेरे माइंड में, मेरी साइकोलॉजी के अंदर बैठे हुए हैं कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिस्किट्स। मतलब 10 रुपए से ऊपर के ही आता था हमेशा हाइड एंड सीक का पैकेट। आज से तुम 10 साल पहले की भी बात करोगे, दे वर ऑलवेज अबव 10-20 रुपीज। अभी तो 20 रुपए के ऊपर है, बट मुझे पता है ऐसा समथिंग याद था कि 10 रुपए के ऊपर होते थे। खैर बात क्या है, बात यह है कि मेरे माइंड में हमेशा दो चीजें चलती रहेंगी। इवन इफ आई एम सर्चिंग समथिंग ऑन फ्लिपकार्ट, इवन इफ आई एम सर्चिंग समथिंग ऑन Amazon, these two things will play a very big role in decision making that whether I will buy the product or not. The first thing is the product, कि क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। द सेकेंड थिंग इज द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद टुडेज प्राइसिंग, या तो मैं वेट कर लूंगा, जो सेल आती है फ्लिपकार्ट और Amazon पे, मैं उसका वेट करूंगा। अगर मेरे लिए तब भी अफोर्डेबल नहीं है, आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग मनी, एंड जब मुझे लगेगा कि मेरी अफोर्डेबिलिटी है मैं तब खरीदूंगा। यानी ये दो चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैंने तुम्हें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्यों समझाया, सिंपल सा रीजन है ना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड बीइंग अ कंज्यूमर, यू आर नॉट अ कंपनी। तुम एक इंसान हो और तुम एक बच्चे हो जो 12th पढ़ रहे हो, सो यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंज्यूमर, बट द सेम थिंग अप्लाइज टू कंपनीज एज वेल। तुम पूछोगे कैसे भैया, बताओ जरा एक बार। कंपनी के लिए भी तो यही फैक्टर है, कंपनी क्या बेचेगी और उससे कितना प्रॉफिट कमाएगी। लाइक ऑब्वियसली उसको देखना है कि उसकी कॉस्टिंग कवर हो रही है या नहीं, वो कॉस्टिंग कवर होने के बाद क्या वो उस पर प्रॉफिट कमा पा रही है या नहीं। तो पहली चीज, विच प्रोडक्ट द कंपनी विल प्रोड्यूस एंड वेदर दे विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स ऑन दोस प्रोडक्ट्स और नॉट। सो यहां पे तुम्हारे भी दो फैक्टर हो गए, द प्रोडक्ट यू विल बाय एंड एट व्हाट प्राइस यू विल बाय, दूसरा कंपनी व्हाट दे विल प्रोड्यूस एंड एट विच प्राइस दे आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, एंड दैट इज हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एस्टैब्लिश्ड। ये एक इकोनॉमिक बिहेवियर है, ध्यान दो यहां पे जो मैंने लिख रखा है, इट इज एन इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जैसे तुम एक कंज्यूमर हो गए, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, कंपनी हो गई इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तुम समझ रहे हो, लाइक कनेक्शन समझ रहे हो, यहां पे मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। एंड ध्यान देना, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब कंपनी के लिए कॉस्टिंग एक वेरिएबल हो गया, मेरे लिए प्राइसिंग एक वेरिएबल हो गया जो फ्लक्चुएट हो सकता है। एंड दैट इज हाउ वी स्टार्ट स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हमें देखना है कि हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को पढ़ रहे हैं, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट कैन बी यू एज अ कंज्यूमर, एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड वेरिएबल्स को पढ़ना भी जरूरी है। इफ आई एम स्टडिंग अबाउट अ कंज्यूमर, मुझे प्रोडक्ट की प्राइस भी देखनी है। इफ आई एम स्टडिंग अबाउट अ कंपनी, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहा हूं, आई हैव टू बी वेल अवेयर अबाउट द प्राइसिंग दैट विल बी केप्ट बाय द कंपनी, द कॉस्टिंग केप्ट बाय द कंपनी, क्योंकि प्राइसिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने प्राइसिंग को 2 बार यूज किया। तुम सोचोगे व्हाई, ऑब्वियसली कंपनी के लिए भी प्राइसिंग उतना मैटर करता है जितना तुम्हारे लिए एज अ कंज्यूमर मैटर करता है। आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए तुम देखते हो कि कई बार नए मोबाइल फोन लॉन्च होते हैं, मैकबुक्स लॉन्च होते हैं, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब लॉन्च होता है, हमेशा एक एक्सक्लूसिव कलर एक्सपेंसिव होता है एंड बाकी कलर्स हमेशा कम वैल्यू पे ट्रेड किए जाते हैं या मार्केट में सेल किए जाते हैं। द कंज्यूमर साइकोलॉजी, द प्रोड्यूसर साइकोलॉजी उसके अंदर प्ले करता है। लाइक इफ द ग्रीन कलर इज द ब्रांड कलर दैट इज बीइंग प्रमोटेड इन द एड्स, तुम भी वो ग्रीन कलर का प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, एंड कंपनी जानती है बिकॉज द डिमांड विल बी हायर।
दे विल सेल इट एट अ हायर प्राइस। तभी मैंने बोला द प्रोडक्ट प्राइसिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम बोथ द साइड्स। कंज्यूमर के साइड से भी मुझे वही लेना है, मुझे हरा कलर ही लेना है, ठीक है, आई एम विलिंग टू पे 2000 मोर, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोड्यूसर भी क्या सोचता है, ओके द डिमांड इज हाई, आई विल चार्ज मोर बिकॉज मेरी सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड मार्केट में ज्यादा की जा रही है, मैं कैसे उसको कंपनसेट करूं, बाय चार्जिंग मोर प्राइस। ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। अगर तुम एक कंज्यूमर हो तो तुम कैसे बिहेव करोगे, या तो तुम प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे या तो उसकी प्राइसिंग के बारे में सोचोगे, एंड देन यू विल बाय द प्रोडक्ट। सो दिस इज बेसिकली थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि मैं अभी इसकी जस्ट बात करवाने वाला हूं। द सेकंड थिंग कम्स इन एज इज द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंपनी कैसे सोचती है। तो कंपनी का सोचना कैसा है, पहली चीज तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, दूसरा किस प्राइस पे बेचेगी। अच्छा, एक और डिलेमा तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलती होगी, विच इज हाउ द कंपनी प्राइस इट्स प्रोडक्ट। तुम्हें लगता होगा यार भैया सिंपल सी तो बात है, कॉस्ट लगाती है कंपनी, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट जोड़ती है और कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। एक्चुअली गलत। कॉस्टिंग इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंपनी इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो डिपेंड करता है द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट पे। आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन लेट्स एक्सप्लेन कि आखिर थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे काम करती है। लेट मी एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे काम करती है। देखो यार, तुम कंज्यूमर हो, तुम जिस प्रोडक्ट पे लिखा देखोगे 20% ऑफ, 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, तुम वो खरीदोगे बिकॉज दैट विल मैक्सिमाइज योर यूटिलिटी। मैं हमेशा ऐसे ही शॉपिंग करता हूं। मैं अगर कहीं पे देखता हूं, मैंने एक बार देखा था हार्पिक की बॉटल थी, इट वाज जस्ट अ टॉयलेट क्लीनर, मेरे को कोई लेना देना नहीं था, उस पर 20% ऑफ लिखा हुआ था या 20% एक्स्ट्रा, यस 20% एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। एंड देयर वाज वन बॉटल ऑफ डोमिक्स, एक और टॉयलेट क्लीनर है, एंड उसके साथ वो एक ऐसी बाल्टी में, इतनी सी बाल्टी में वो डोमिक्स रखा हुआ था एंड नेट का पैकिंग किया हुआ था उसमें। मैं लिटरली बता रहा हूं, एंड ये मेरी बात है, जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था, मैं 5 मिनट खड़ा रहा जस्ट टू डिसाइड वेदर दिस 20% एक्स्ट्रा इज वैल्यूएबल और दिस बकेट इज वैल्यूएबल जो डोमिक्स के साथ फ्री आ रही है। एंड मैं वो 20% एक्स्ट्रा छोड़कर वो डोमिक्स के साथ बकेट लेके आया था बिकॉज दैट वाज समथिंग एडिशनल अवेलेबल, एंड वहां पे डोमिक्स की विन विन सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि डोमिक्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए कंज्यूमर हमेशा टेम्प्ट होगा, विच इज मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस ऑफ समथिंग होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो। यानी एज अ कंज्यूमर मैं जब भी सोचूंगा अबाउट द थ्योरी ऑफ डिमांड, मेरे को नहीं पता थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे होती है, एक्चुअल में ये सारी स्टडी कंपनीज की होती है। तुम्हें लगता है कि अच्छा मैं कंज्यूमर हूं देन आई विल स्टडी थ्योरी ऑफ डिमांड, नो, द कंपनीज आर स्टडीइंग थ्योरी ऑफ डिमांड टू स्टडी द पैटर्न हाउ अ कंज्यूमर रिएक्ट्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। आई नो तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ओके इट इज अबाउट मी, दिस इज द थ्योरी फॉर मी, नो दिस इज द थ्योरी फॉर द कंपनी टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर की थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहती है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, मैं इसको दूसरे पेन से लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूट्स हिज इनकम। ये कंपनी देख रही है, ये कंपनी स्टडी कर रही है माइक्रो लेवल पे जाके कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। भारत के अंदर फ्लिपकार्ट ने ये पहला डिसीजन लिया था कि ऑनलाइन सेलिंग की जाएगी और उसको पब्लिक में एक तरह से एक्सेप्टेंस दिलवाई जाएगी। एंड फ्लिपकार्ट जब सक्सेसफुल हुआ तो उसके ऊपर कितने ही सारे लोगों ने आज के टाइम पे वो एप्स बिल्डअप करके मार्केट में एक परफेक्ट सिचुएशन एस्टैब्लिश कर दी है, जहां पे ठीक है भरोसा नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी से मंगवा लेंगे, लेकिन मंगवा के देखेंगे जरूर। दिस इज हाउ द मार्केट्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर, कि कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है या अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस चीज में, वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदने में। और कंज्यूमर क्या देखेगा कि उसको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। मतलब जब तुम मैच्योर होगे ना लाइफ में, जब तुम आगे खरीदारी करोगे, जिस पॉइंट पे जब तुम आओगे, मतलब उस पॉइंट पे जब तुम आओगे जब यू विल हैव दोज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन योर माइंड इज बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, ग्रोसरीज लेके आनी है घर के लिए, एंड देन मैं देखूंगा वेदर आई कैन अफोर्ड दैट आईफोन और नॉट। फिर एसी की रिपेयरिंग होनी है या एसी की सर्विसिंग होनी है या कार की या बाइक की सर्विसिंग होनी है, 1 महीने टाल देते हैं, कौन सी खराब हो जाएगी। दैट इज हाउ योर प्रेफरेंस चेंजेस, सर्विसेज को लेकर या इवन प्रोडक्ट्स को लेकर। क्या मैं आईफोन इस महीने बाय कर सकता हूं? लेट्स से यार अगले महीने ले लूंगा यार, या उसके अगले महीने ले लूंगा, या दिवाली पे ले लूंगा, या कभी ऑफर में आएगा तब ले लूंगा, अभी नहीं लेता हूं।
क्यों? बिकॉज यू हैव टू मैक्सिमाइज योर यूटिलिटी। तुम्हें अपनी इनकम को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना है। दैट इज व्हाट थ्योरी ऑफ डिमांड सजेस्ट। बट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ये कंज्यूमर स्टडी नहीं कर रहा है, दिस इज समथिंग विच कंपनी स्टडिंग टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर इन द मार्केट। तो पहली चीज हो गई थ्योरी ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इनकम अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कैसे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदता है ताकि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। नाउ कम्स थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कहता क्या है? नाउ यू एज अ कंपनी यू हैव अ डिसाइडिंग फैक्टर। जब भी अगर तुम कोई कंपनी शुरू करोगे, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। दो तरह के तुम्हारे पास सोल्यूशंस है। ज्यादा मशीन बेस्ड कंपनी बनाना चाहते हो जहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कंपनी से होगा, लेबर बहुत कम रहेगा, लेबर इंटेंसिव बहुत कम रहेगा। या फिर दूसरे फॉर्मेट में जा सकते हो जहां पे आर्टिस्टिक वर्क बहुत होता है, जो आजकल के स्टार्टअप्स के अंदर देखा गया है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, काफी आर्टिस्टिक होते हैं, काफी डिजाइनर होती हैं चीजें, मतलब काफी थॉट प्रोसेस दिया जाता है जहां पे मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव है एंड लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनी कंपनी। और इवन जब कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है तो उसको उस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को बहुत सीरियसली लेना पड़ता है, बिकॉज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन सिंपली सेज what quantity of factors of production should be used in producing a commodity. Let me explain. What quantity of factor of production का मतलब क्या हुआ? कितना आपके पास मशीन होगा और कितना आपके पास लेबर होगा, इसका क्या प्रोपोर्शन होगा, ये आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिसाइड करते हो। एंड ये सीधे सीधे प्रोपोर्शनेट है विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस पार्ले जी, इट इज समथिंग जो कि हैविली मशीन बेस्ड है, ना कि लेबर बेस्ड। बट एट द सेम टाइम अगर तुम कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो, अगर कोई आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हो, वहां पे लेबर इंटेंसिव ज्यादा हो जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मोर ऑफ मशीन, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है मोर ऑफ लेबर। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस प्रोडक्ट लाइन में जाना चाह रहे हो। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल यार, मतलब तुम्हें यहां पे समझ में आ जाएगा कि कई बार मास लेवल पे, ग्रेटर लेवल पे भी एक कंपनी को लेबर इंटेंसिव जाना पड़ता है टू रिड्यूस द कॉस्ट। बिकॉज अगर आप हैवी मशीन जाओगे तो इनिशियल कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीन्स करोड़ एंड करोड़ में आती है। सो दैट मींस योर कॉस्टिंग विल बी हायर एंड हायर। तो उसको रिड्यूस करने के लिए समटाइम्स कंपनीज थोड़े से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना चालू कर देते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ अ कंपनी बाय द नेम शीन साइड। तुम लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, तुम लोगों ने उसका निकनेम सुना होगा विच इज शीन। तुमने ये प्रोडक्ट तो सुना ही होगा। ये शीन साइड यानी शीन जो कंपनी है, ये चाइना बेस्ड कंपनी है। और इसने क्या किया, ये जानती थी कि अगर ये हैवी मशीन्स लगाएगी मास प्रोडक्शन में तो इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाएगी। इसका मोटो ही यही था, लेटेस्ट डिजाइनर क्लोथ्स एट अ वेरी चीपर रेट। लाइक इंडिया के अंदर इफ यू कैन बाय सम प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 64-65 कमिंग फ्रॉम चाइना, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, दैट इज अ वेरी बिग डील। वो कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे और कैसे कॉस्ट रिकवर कर रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, चाइना में लेबर कंपैरेटिवली सस्ता होता है, तो उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव ना जाके, हैवी मशीन्स पे ना जाके, हैवी इन्वेस्टमेंट्स पे ना जाके, लेबर इंटेंसिव बना दिया मास लेवल पे। मैं एक ही कंपनी की स्टडी कर रहा हूं, समझ रहे हो तुम। एंड यहां पर उन्होंने डिसाइड किया व्हाट क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कौन से यूज होंगे, लेबर यूज होगा। तो कभी तुमसे अब शीन के बारे में कोई पूछे तो तुम बता देना भैया इट इज अ लेबर इंटेंसिव कंपनी। इंडिया में अब नहीं है, बैन हो चुकी है, लेकिन फॉरेन में अभी भी वर्क कर रही है एंड बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रही है। फिर आ जाते हैं लाइक सेकंड के बाद थर्ड वाला जो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। काफी लोगों को लगता है कि इससे एक प्रोडक्ट की प्राइस जो एमआरपी होती है, मतलब जो रिटेल प्राइस होती है, एमएसआरपी जिसे हम बोलते हैं, वो डिफाइन होती है, मार्केट प्राइस डिफाइन होती है। नहीं, कॉस्टिंग इज अ टोटली डिफरेंट फैक्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है मतलब समझो। से फॉर एन एग्जाम्पल अपन पार्ले जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपना, या जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो। ये मेरे को एक काम करना है प्रियांशु, यहां पे है ना ये कपड़ा, ये क्लोथ दे यार मुझे, ये ब्लू वाला, द ब्लू वन, थैंक यू सो मच। ओके, सो अगर मैं ये कपड़े की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस क्लॉथ, ये हार्डली जो बनने में लगता होगा मेरे ख्याल से समवॉट अराउंड 3 to 4 रुपीज, नॉट मोर देन दैट, दिस इज द कॉस्ट। बट क्या ये उस प्राइस पे अवेलेबल होता है? कभी नहीं। 3 से 4 या 5 रुपए पे तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एंड समटाइम्स वी थिंक अबाउट व्हाई दीज कैमराज आर सो एक्सपेंसिव, और एक आईफोन क्या वाकई में इंडिया के अंदर 1 लाख अबव पड़ना चाहिए? एक्चुअल में उसके पीछे की स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट होती है। कंपनीज को देखना पड़ता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, और कंपनीज उसके हिसाब से चार्ज करती हैं। और हमारे माइंड में क्या परसेप्शन बिठा के रखा गया है, नहीं कंपनी हैज टू रिकवर इट्स कॉस्ट। नो, एन आईफोन हार्डली कॉस्ट $200 to $300 इन मेकिंग,
एंड रिसर्च वर्क सब भी मिला दो, नोबडी कैन जस्टिफाई अ $2000 आईफोन। कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती है। एंड इससे पहले तो अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात कर दी जाए तो इवन फॉर द स्टोरेज यू हैव टू पे अ मंथली सब्सक्रिप्शन इन आईफोन्स। सो कभी भी ये चीज जस्टिफाई नहीं करती कि ओके द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं, कॉस्टिंग बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्राइसिंग बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइस इसके बाद समझाऊंगा, लेट्स डिस्कस कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कहती है हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, दैट्स इट। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब भैया प्लांट खरीदोगे, प्लांट मतलब फैक्ट्री खरीदोगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह सब खरीदोगे। आप बोलोगे बिल्डिंग क्या, ऑफिस खोलोगे जहां पे वो बिल्डिंग हो गई। मशीन्स बहुत हैवी हैवी होती हैं, मिलिट्री ग्रेड मशीन्स होती हैं जो खरीदी जाती हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रिसीजन वाली मशीन्स होती है जिनको खरीदा जाता है। दैट इज व्हाट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर। तो वो हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो नंबर 1 कॉस्ट कौन सी सीखी अपन ने, फिक्स्ड कॉस्ट। अब अपने पास मशीन्स आके रखा गई, डिमांड पहले दिन से तो आ नहीं जाएगी, धीरे धीरे डिमांड जनरेट होना चालू होती है किसी एक कंपनी के लिए। तो शुरुआत में आपका लेबर कम रहेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम रहेगा, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कम रहेगा, उस पे लगने वाला भाड़ा यानी किराया यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो कम रहेंगे। बट एज सून एज द प्रोडक्शन विल स्टार्ट गेटिंग हायर एंड हायर और यू विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर कमोडिटीज और क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, your production will increase, definitely your cost will increase. Which cost? Variable cost. ये जो मैंने अभी आपको लेबर के बारे में बताया, ये जो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, ये जो मैंने अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात बताई, जो रॉ मटेरियल वगैरह सब बताया ना, दिस इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट इज। वेरिएबल कॉस्ट कहती है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती चली जाए। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, एक बार लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन खरीद लिया वो परमानेंट हो गया। बट इट ह्यूजली इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हैवी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है दे विल चार्ज हायर प्राइसेस बिकॉज उनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है। और दूसरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट विच इज जनरली चीपर in comparison to fixed cost. Obviously land, building, plant, machine comes in crores, but variable cost उस लेवल पे नहीं होती है। हाँ, प्रोडक्शन के साथ वो इंक्रीज होती चली जाती है, आई नो, बट फिर भी उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंचती है। सो देयर आर टू कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब कोशिश क्या की जाती है, दोनों को चीपर रखने की, बट उससे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी इंपैक्ट पड़ता है, और फिर आप उस प्राइस ब्रैकेट में आ जाते हो जिस प्राइस ब्रैकेट में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। लेकिन दिस इज नॉट द अल्टीमेट वे ऑफ डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत सारी चीजें बोल रहा हूं, तभी बोल रहा हूं एक्सप्लेन करने का मौका देना। कॉस्टिंग क्या डिफाइन करेगी कि आप कितनी फिक्स्ड कॉस्ट रखोगे कंपनी के लिए, कितने एसेट्स खरीद के लाओगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन किस लेवल पे खरीदोगे, और उसके साथ साथ कितना लेबर कॉस्टिंग लगाओगे, कितना रॉ मटेरियल खरीदोगे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या पेमेंट करोगे। मे भी हो सकता है गवर्नमेंट से आप सब्सिडीज लेने की कोशिश करो ताकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट डाउन हो जाए। यू विल ट्राई एवरी सिंगल मेथड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दैट आपकी कम से कम कॉस्टिंग में काम चल जाए। क्योंकि अगर आपने कम से कम कॉस्ट में निपटा लिया काम पूरा का पूरा, यू विल नेवर इनकर लॉसेस। सो द कॉस्ट इज बीइंग डिटरमाइंड सो एज नॉट टू हैव लॉसेस। बहुत सिंपल वे में समझा दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर आप किसी भी ब्रैकेट में खेल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। तो आपको क्या श्योर करना है कि बेयर मिनिमम कॉस्ट इतनी रहे जिसमें आपको लॉसेस ना हो, क्योंकि उसके बाद जो चीज आती है वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब जरा देखो यहां पे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या बोलती है, हाउ द प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। मैं यहां पे सीधे सीधे लिख देता हूं विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तुम्हें कंफ्यूजन ही ना रहे। अब बोलोगे भैया समझाओ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कैसे मार्केट में प्राइसेस डिफाइन होती है। आंसर दूं सिंपल, एक बार की बात है मैं मैकबुक लेने गया। अब भैया कॉमर्स बाबा में काम बहुत ज्यादा, एडिटिंग बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा मैं मैकबुक खरीद के लेके आता हूं। मैं मैकबुक लेने जब गया तो मुझे पता चला कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, प्राइसिंग डिफरेंसेस हैं, कलर्स में डिफरेंसेस हैं। लाइक अगर मैं गोल्डन कलर खरीदता हूं तो वो महंगा था उस टाइम पे, स्पेस ग्रे खरीदता हूं तो कंपैरेटिवली सस्ता था। मैंने उनसे पूछा सर ऐसा क्यों? उन्होंने बोला सर देखिए बात क्या है, मैकबुक है, हर कोई खरीदता है। मैंने कहा जी सर बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप, तो बधाई हो। मैंने कहा फिलॉसफी छोड़ के जरा काम पे आए कि काम क्या है। उन्होंने कहा देखिए सर हो क्या रहा है, कंपनी इक्वल पार्ट में सारे कलर्स बना रही है लेकिन गोल्डन कलर ज्यादा डिमांड किया जा रहा है। मैं कहा अच्छा तो अच्छी बात है ना, आपकी सेल्स बढ़ रही है। बोले नहीं सर बाकी सारे कलर्स नहीं बिक रहे हैं, कंपनी सारे कलर्स मार्केट में बेचना चाहती है। सो कंपनी ने क्या किया है, जो कुछ स्पेसिफिक कलर हैं उनका प्राइस हाई रखा है। मैंने कहा स्पेसिफिक कलर्स बताइए आप कौन से बोल रहे हैं? बोलते सर गोल्डन। मैंने कहा सिर्फ गोल्डन? बोलते हाँ सिर्फ गोल्डन कलर का प्राइस हाई है सर, आप बाकी कोई भी कलर खरीद लीजिए आपको कंपैरेटिवली लेसर प्राइस पे मिल जाएगा। एंड द प्राइस डिफरेंस वाज ड्रास्टिक, लाइक 5000 मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मैंने
फिर गोल्डन कलर छोड़ के स्पेस ग्रे ले लिया। आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट माई डिसीजन बिकॉज स्पेस ग्रे मैच्योर ज्यादा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट द लेसन आई लर्न वॉज कंपनीज डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे देखती हैं। अगर सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड कंपैरेटिवली कंपनी को हाई लग रही है, कंपनी विल स्टार्ट चार्जिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। दिस इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। काफी सारे ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो आपको च्युइंगम्स वगैरह मिलेंगी, आपको चीटोज वगैरह मिलेंगे। अमेजन पे सर्च करना, आज ही जाके सर्च करना, बल्कि मैं ये कहूंगा अपनी रिसर्च करना, एंड यू विल फिगर आउट there are certain flavors which are expensive and there are certain flavors which are available at a cheaper price. Apple की भी बात बता देता हूं, एक और बात बता देता हूं ताकि तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगे। फ्लिपकार्ट पे जाकर एयरपॉड्स को थोड़ा सा क्लोज उसमें रखना, वॉच में रखना, एयरपॉड्स प्रो को स्पेशली। कभी तुम्हें वही एयरपॉड्स प्रो एज लो एज 15,000 तक मिल जाएंगे, 15,500 तक, और कभी वही चीज आपको 22, 23, 24,000 तक भी मिलेगी। एक मैगसेफ चार्जर वाले हैं मेरे ख्याल से, और एक सिंपल एयरपॉड्स प्रो है या क्या है, आई डोंट नो, वॉट एवर द चार्जिंग थिंग इज, आई डोंट नो, बट मुझे प्राइसिंग के बारे में पता है। सो आई हैव सीन कि मैगसेफ चार्जर वाले जो एयरपॉड्स प्रो हैं, दे आर अवेलेबल एज लो एज 15,500 समथिंग एंड एज हाई एज 21,900 समथिंग। नाउ क्या इसमें कॉस्टिंग नहीं आ रही क्या? नहीं, एप्पल हैज ऑलरेडी रिकवर्ड द कॉस्टिंग, बट व्हाई द प्राइसेस आर स्टिल फ्लक्चुएटिंग as per the demand of the product, and that is how the product pricing is being done on the basis of demand and supply and not on the basis of costing. वो wrong method याद ही नहीं रखना जिससे गलत माइक्रो इकोनॉमिक्स दिमाग में बैठे। ओके, चलो, तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है मिक्रॉस लेवल पे ना, मिक्रॉस। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सिंपल बात करते हैं। तुम भी तो होगे, तुम्हारे अंदर भी तो टेम्पटेशन होता होगा, तुम्हें करना क्या चाहिए? जमीन खरीद के डाल दो तो बढ़िया रेंट वेंट कमाते रहना, या जॉब वॉब करने लग जाओ तो बढ़िया सैलरी वैलरी कमाते रहना, या फिर अपना पैसा वैसा बैंक में लगा दो, एफडी में लगा दो तो इंटरेस्ट कमाते रहना, या बिजनेसमैन बन जाओ तो प्रॉफिट कमाते रहना। तो माइक्रो लेवल पे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है? ये एक तरह का ट्रैक रखता है या मेंशन करता है, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू मेंशन और टू अकाउंट, बेसिकली टू नो, एक तरह से देखना, समझना, एक तरह रिकॉर्ड करना बोल दिया। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड, अकाउंट, मेंशन, जो बोलना चाहो चलेगा, फॉर द शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम, कि अगर जो नेशनल इनकम शेयर होती है वो मिक्रॉस लेवल पे, माइक्रो लेवल पे ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मुझे जानना है कि इंडिया में प्रॉपर्टी के थ्रू लोग कितना रेंट कमा रहे हैं या फिर रॉयल्टी कमा रहे हैं। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जब नेचुरल मिनरल्स निकलते हैं धरती के नीचे से, अंदर से, तो उस पर रॉयल्टी कमाई जाती है। धरती के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, बिजनेस के लिए दुकान निकाल दी जाए तो उस पर रेंट कमाया जाता है। मुझे चेक करना है कि प्रॉपर्टी से कितनी कमाई होती है। मुझे चेक करना है कि अगर मैं लेबर बन जाऊं, मतलब लेबर अच्छे सेंस में बोलना चाह रहा हूं मैं, 1940s में अगर तुम किसी कंपनी में एक प्रोफेशनल हो या डेली वेजेस पे काम करते हो, दोनों को लेबर ही बोला जाता था। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन हुआ था, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो लेबर में तुम देखना चाहते हो कि अगर तुम कहीं जॉब करते हो तो तुम कितनी सैलरीज कमाओगे या फिर कितनी वेजेस कमाओगे, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी जैसी जॉब लगती है। उसके बाद तुम ये भी सोचते हो कि अगर मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, मैं बैंक में एफडी में लगा दूं या कहीं पे किसी को उधारी पे दे दूं, लोन पे दे दूं, तो मैं उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा। या फिर लास्टली लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, बिजनेसमैन बन जाते है कि नहीं है? अगर तुम बिजनेसमैन बन गए तो तुम भैया कितना प्रॉफिट कमा सकते हो एज अ बिजनेसमैन, तुम्हें वो देखना है। और इसके लिए तुम्हें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक रिकॉर्ड रखता है, जो कि एक पोर्टफोलियो बताता है फॉर द शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम अमंग ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी चीज तुम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओन करते हो, वेदर यू आर अ लेबर और यू हैव लैंड और यू हैव कैपिटल और यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तुम उसके अंदर कितनी कैसी इनकम जनरेट कर सकते हो, ये तुम मिक्रॉस लेवल पे स्टडी करते हो। लाइक इसका एक पूरा चार्ट होता है, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लास्ट समझ लो, जिसको हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, जोड़ना मजबूरी में पड़ा था, सो दैट तुम्हें भी आइडिया रहे कि नहीं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंज्यूमरिज्म, इट इज ऑल्सो अबाउट केयरिंग अबाउट द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल वेलफेयर। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ऐसे बेस्ट वे में एलोकेट किया जाए कि सामाजिक भलाई भी होती रहे और मैक्सिमम आउटपुट भी निकलता रहे। लाइक वो जो आजकल के टाइम पे फास्ट फैशन आ गया है ना, एकदम से कपड़े 4-5 महीने 6 महीने पहने और फिर नए कपड़े खरीद लिए, उस चीज को हटाया जाए, उस चीज को
खत्म किया जाए, बंद किया जाए और मैक्सिमाइज किया जाए आउटपुट को कि उसको आने वाले सालों तक पहन सके। लाइक वो पुराना जमाना लेके आए जाए जहां पे बर्थडे पे जो ड्रेस ली जाती थी वो सालों साल चलती थी। तो मेरे भाइयों, इसी बात पे ये वीडियो एंड करता हूं मैं। कोशिश करना कि इस पूरे वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा एक बार रिवीजन के बेसिस पे और देख लो। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बेसिक और चीजें इसके आगे डिस्कस करूंगा, पूरे फॉर्मेटिंग में बताऊंगा जो मैंने तुम्हें सिखाया इस पूरे वीडियो के अंदर। और अगर उसको सीखना है तो एक चीज को दिमाग में बिठा लेना कि चाहे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर चाहे तुम्हारा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, व्हाट विल मैटर इज द प्रोडक्ट and its price. These two factors will play a very important role. जैसे factors of production हो गए and pricing of factors of production जो मैंने तुम्हें land labor capital करके समझाया था वो भी है। So there are so many theories. Excited तो मैं हूं बट मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। एक साथ किया।